आपके साथ हिमानी नैथानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए भीषण दंगे के केस में चौतरफा आलोचना झेल रही अखिलेश सरकार को आखिरकार सख्त कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा है। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। राणा समेत 16 बड़े नेताओं और हस्तियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, लेकिन क्या इससे दंगों का दाग मिट जाएगा? क्या जख्मों पर मरहम लग पाएगा? स्पेशल रिपोर्ट में आज मुजफ्फरनगर की हकीकत देखिए। कैमरे में कैद दर्द जिसने मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार कर दिया और देश में एक बार फिर हो गया है दिलों का बंटवारा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बंटवारा। गांव हमारी बुनियाद है। अगर इनको उनमें आपस में इख्तिलाफ हुआ या हालात खराब हुए तो हम कहाँ रहेंगे, यही समझ में नहीं आता। पीएसी आपने आज बिठा दी गांव के अंदर, कब तक बैठी रहेगी पीएसी वहां पर? हमारा नारा भी लिख लो जी। हमारा नारा था अल्लाह अकबर हर हर महादेव। हमें भी नहीं पता चल रहा इसका कैसा हुआ। सब कुछ एक थोड़े ही समय में बहुत नुकसान होगा। जो दाता सब जगता अफसोस और आशंका। मुजफ्फरनगर दंगे की आज की शिद्दत को महसूस करने वालों की जबान पर अब यही सब है। इस आग ने सैकड़ों साल पुराने रिश्तों को खाक करने की कोशिश की। इन रिश्तों में पुरखों की आंख का पानी था, खेतों की हरियाली, माटी की महक और पसीने की गंध थी। दूध और छाछ का स्वाद था। एक साझापन था जो रामलीला के दौरान खुशी बनकर फूटता था तो मुहर्रम पर सबको दुखी कर जाता था। इन रिश्तों की वजह से गांव-गांव थे जो कटुता के कहर में डूबे शहरों में ईर्ष्या के साथ याद किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इस इलाके के गांवों में शहर झलकने लगा है, जहरीली हवाओं को भी फैलने का मौका मिल गया और दंगे ने इस हकीकत को बेपर्दा कर दिया है। हुक्के अभी भी गुड़गुड़ाए जा रहे हैं, लेकिन धुएं की लकीरें एक लफ्ज लिख रही हैं, बंटवारा, दिलों का बंटवारा। मुजफ्फरनगर का दंगा दंगों के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। ये बदलते भारत में पलते धधकते इरादों की शिनाख्त करता है। ये पहली बार है जब सांप्रदायिक लपटों ने गांवों को अपनी चपेट में लिया है। जिन गांवों ने राम मंदिर आंदोलन के तनाव भरे दिनों में भी सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा बुलंद रखा था, वे आज भरोसे के टूटने और रिश्तों के छूटने की पीड़ा से कराह रहे हैं। मुजफ्फरनगर गंगा और यमुना के दोआब में बसा एक बेहद उपजाऊ जिला जो मेहनती किसानों और अपने गन्ने की मिठास के लिए मशहूर है। इसे मोहब्बत नगर कहने का भी चलन है, लेकिन देखते ही देखते ये नफरत नगर में बदल गया। कैसे माना जाए कि छेड़खानी की घटना की एक चिंगारी ने सदियों के सौहार्द को भस्म कर डाला। एक हत्या के बदले 2 हत्या हुई। शासन प्रशासन का इकबाल होता तो ये घटना आपराधिक रिकॉर्ड भर होती, लेकिन उसकी सुस्ती और बदनीयती ने इसे मजहबी लड़ाई के रिकॉर्ड में बदल दिया। बारूद इकट्ठा करने वाले तो मौके की ताड़ में ही थे। कैसे माना जाए कि हजारों की बेकाबू भीड़, धार्मिक उन्माद और मजहबी नारों के पीछे कोई साजिश नहीं थी। मुजफ्फरनगर में हुई हैवानियत का हासिल है लगभग 50 मौतें और 50,000 बेघर। ये ऐसे बदनसीब हैं जिन्हें अपने पुश्तैनी घर से महज कुछ किलोमीटर दूर पनाह लेनी पड़ी है।
इन बेघरों के लिए जिले में करीब 10 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। जिंदगी अजब मोड़ पर है। मेहनत और ईमान की खाने वाले अचानक खैरात पर पलने वाले बन गए। शिविरों में खाना है, पानी है, दवा का इंतजाम है। ऐसी मेहरबानी सरकार ने उन पर पहले कभी नहीं की। लेकिन दहकते तंदूर में इतनी आग कहां कि सारी फिक्र राख हो जाए। ये बेजारी तो बस बच्चों में है या परिंदों में। खेल में मशगूल बच्चों ने दुख में भी सुख ढूंढ लिया है, लेकिन बड़ों के लिए मुस्कुरा पाना बच्चों का खेल नहीं। जोला गांव में लगे राहत शिविर में 38 गांवों के 6000 लोगों ने शरण ले रखी है। हर किसी के पास दर्द में डूबी कहानी है। लाख गांव के मोहम्मद अख्तर ने 8 सितंबर की हिंसा में अपनी पत्नी, पिता और भाई को खो दिया। वे उस मंजर को याद करके कांप जाते हैं। आधा किलोमीटर चीखती पुकारती चली गई, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे भाई को इसी तरह से बेरहमी से ताहिर को, हमारा भाई ताहिर, उसको बेरहमी से मारा गया। और हमारे गांव में किसी ग्राम प्रधान ने या किसी गांव वाले ने कोई भी मदद नहीं की। जाट समुदाय के लोगों ने बहुत ही अत्याचार, बहुत ही जुल्म किया मुसलमानों पर। कुछ यही हाल फुगाना गांव की शबनम का भी है। उनका कुनबा किसी तरह हत्यारों से बचने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिनसे रात दिन का संग साथ था, उन्होंने ऐसा किया। कुछ था जी, हमें ऐसा नहीं लगा था ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे। फिर भी हमारे पीछे कत्लेआम करने के लिए भागे, गंडासे ले लेकर भागे। हम तो अपनी जान बचाकर अपने बच्चों को लेकर निकल गए, और नुकसान हमारा काफी है। घर का कुछ नहीं छोड़ा हमारे घर में। शरणार्थी शिविरों के ऐसे दृश्य इस इलाके में पहले कभी नहीं देखे गए। पद्मश्री से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन की बूढ़ी आंखों को भारत पाक बंटवारे के दिनों का मंजर अच्छी तरह याद है, लेकिन कहते हैं कि रिश्तों में ऐसी दरार तब भी नहीं आई थी। उन्माद की लपटें गांव की सरहद पार नहीं कर पाई थी। लेकिन हादसे ज्यादा नहीं हुए, गांवों में नहीं हुए हादसे। वहां भाईचारा ही रहा। यहां भी नफरत का जो आज माहौल है वो नहीं था। चंद गुंडे लोगों ने किया, गुंडों ने फायदा उठाने के लिए किया, बकिया कुछ नहीं। आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के गम में, शादी में शरीक होना। जाहिर है ये राहत शिविर सरकार की नाकामी और बदनीयती का सबूत है। अपने ही घर में शरणार्थी बनने को मजबूर लोगों के लिए न लोकतंत्र का कोई मतलब रह गया है और न विकास का। दुश्मन गए तो दोस्त बने दुश्मने वतन, खिलत की तह खुली तो बरामद हुआ कफन। वाकई विकास जरूरी है, सुशासन उससे भी जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को अपना घर छोड़कर राहत कैंपों में रात गुजारनी पड़े, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जान माल की हिफाजत की गारंटी। और जो सरकार ये गारंटी उन्हें नहीं दे सकती, उसके होने या ना होने में कोई फर्क नहीं। वैसे एक हकीकत ये भी है कि इन राहत शिविरों में रहने को मजबूर ज्यादातर लोग मजदूरी करके पेट पालते हैं। जाट जमींदारों की खेती बाड़ी में उनके पसीने की महक शामिल है। ये सब गरीबी लोग थे, मजदूर लोग थे। उन लोगों के तो वे कार्य करते थे, उनकी खेती में काम करते थे, वे चिराई का काम करते थे। मजदूर तबके के लोग थे, कोई किसान नहीं थे, कोई शौकौर नहीं थे, बल्कि वे लोग तो इनके सहारे अपना गुजारा कर रहे थे। ये इन लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन ये किस्सा अधूरा रहेगा अगर कमालपुर की तकलीफ न देखी जाए। कमालपुर गांव के रैदास आश्रम में कवाल, बसी और पलड़ा गांव के 385 दलितों ने शरण ले रखी है। इनमें महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी तादाद है। 7 सितंबर को हुई हिंसा की प्रतिक्रिया से डरकर ये अपना गांव छोड़कर भाग आए। ये लोग मुस्लिम जमींदारों के खेतों में काम करते थे। भय इनके भी चेहरों पर साफ दिखता है। हम तो इतना चाहे, हमारे बच्चे डर डर के कांप रहे थे जी, बुखार तक चढ़ गया था। हमें इसके लिए भाई डर के वैसे भागे भाई, जब बच्चे भाग लिए हम भी बच्चों की सुरक्षा के लिए हम भी चल दिए। रविदास आश्रम में सरकारी राहत 15 सितंबर को ही पहुंच पाई।
इसके पहले का करीब एक हफ्ता स्थानीय लोगों के सहारे कटा। बहरहाल अब खाने पीने का भरपूर इंतजाम दिखता है, लेकिन आश्रम में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हैरान है कि आजादी के 65 बरस बाद भी दलितों पर सरकार की नजर सबसे आखिर में पड़ती है। दंगा कहीं भी हो, दंगा कोई भी कराए, लेकिन एक बात सच है कि मारे हमेशा गरीब जाते हैं। लेकिन ठहरिए, ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि ये गरीब आमतौर पर या तो दलित होते हैं या फिर निचली कही जाने वाली जातियों के लोग। उनका धर्म कुछ भी हो सकता है। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन में हिंदू मुस्लिम तनाव का यूं हिंसक शक्ल लेना इतिहास को उलटने जैसा है। यहाँ के लोगों के धर्म जुदा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भुला नहीं पाए कि वे एक ही नस्ल के लोग हैं। इन किसान जातियों को पहली बार ताकत और सत्ता का एहसास कराया था चौधरी चरण सिंह ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री पद तक का सफर करने वाले चौधरी चरण सिंह ने इस इलाके की खेतिहर जातियों का मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाया था, जिसमें धार्मिक भेदभाव के लिए जगह नहीं थी। ये पूरी जो बेल्ट है, ये कभी चौधरी चरण सिंह के फॉलोइंग थी इसमें, और चौधरी चरण सिंह ने किसानों की पार्टी बनाई थी। कभी जाट राजनीति उन्होंने नहीं की। हमेशा किसानों की एकता के लिए, और खास तौर से जो बैकवर्ड क्लासेस किसानों में आइसोलेट थी, उससे पहले यहाँ लीडरशिप हमेशा ब्राह्मणों की और जो अपर कास्ट ठाकुरों की इनकी होती थी। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद सिसौली गांव के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस इलाके के सबसे बड़े किसान नेता बनकर उभरे, लेकिन धार्मिक भेदभाव की जगह उनके यहाँ भी नहीं थी। 1 मार्च 1987 को शामली में पुलिस की गोली से जिन 2 किसानों ने जान गंवाई, उसमें एक सिंभालका गांव के अकबर अली थे, तो दूसरे निसाड़ गांव के जयपाल चौधरी। इन दिनों राहत के काम में जुटे यूनियन के राष्ट्रीय संचालक हाजी गुलाम मोहम्मद को आज भी याद है टिकैत के आंदोलन में कैसे हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का नारा एक साथ लगता था। जो मेरठ आंदोलन चल रहा था, उस टाइम जो हमारे लोग शहीद हुए, उनकी अस्थि कलश रखे जाते। जो मुसलमान मरा तो उनका जो है तो कावड़ का प्रोग्राम चल रहा था, तो हर हर देव महादेव का जो नारा लग रहा था, तो उसने जो है चौधरी महेंद्र टिकैत जी ने और हमने मिलकर जो है अल्लाह अकबर का हर हर महादेव अल्लाह अकबर, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगा। सिसौली गांव में शहीद किसानों की याद में 24 घंटे किसान ज्योति आज भी जलती है। इसके लिए देश भर से किसानों से एक एक चम्मच घी इकट्ठा किया जाता है। गांव में निर्माणाधीन किसान संग्रहालय में चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ साथ दक्षिण के किसान नेता प्रोफेसर नाजुंदा स्वामी की मूर्ति स्थापित करना बताता है कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन खड़ा करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक तनाव ने उसकी अपनी जमीन खिसका दी है। किसान यूनियन को तो सबसे ज्यादा नुकसान है। जो हमारी एकता है हिंदू मुस्लिम की, जो सारी बात, उसमें तो बहुत फर्क पड़ गया इसमें। एक जो आरोप लगा गया कि भाई किसान यूनियन ने तोड़ दिया काम, किसान यूनियन ने इतना काम कर दिया, तो किसान यूनियन तो हमेशा जोड़ने का ही काम करा। पहले भी सन 86-87 तक जोड़ने का ही काम करा, अब भी जोड़ने का है, इससे आगे भी जोड़ने का ही है। लेकिन मुजफ्फरनगर की कहानी इतनी भर नहीं है। यहाँ कैराना भी है, जिसने संगीत के किराना घराने को जन्म दिया। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने की देन है। उनके इन पुराने सुरों में जैसे मुजफ्फरनगर का ताजा दर्द घुला है। इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल, मतदान की। गोरख पांडे की ये पंक्तियां दंगों और सियासत के रिश्तों का सटीक बयान है। हो सकता है कि मुजफ्फरनगर के इस बार के दंगे से फायदा उठाकर कोई पार्टी या कोई नेता सत्ता तक पहुंच जाए, लेकिन असल सवाल तो यह है कि भारत नाम के उस विचार का क्या होगा जिसकी बुनियाद धर्म निरपेक्षता पर रखी गई है।
मत भूलिए, अगर इस विचार पर ग्रहण आया तो एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत का लक्ष्य दूर हो जाएगा। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ पंकज श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर, IBN 7।